मेरे इस ज्योतिषीय चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। अपने गुरुओं को नमन करते हुए मैं आज की चर्चा आरंभ करता हूं। आज का जो विषय है वो मुख्यतः नक्षत्रों पर है। जैसा कि हम जानते हैं कि नक्षत्र जो हैं हमारे जो भी ज्योतिषीय गणना है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि असली जो रंग है वो नक्षत्रों से आता है। आप देखेंगे एक ही समय में जन्मे हुए बच्चे, यदि उनका थोड़ा स्थान अलग है, उनके थोड़ा सा अंश बदल जाते हैं और अंश बदल जाते हैं तो उनसे उनका नक्षत्रों का प्रभाव भी बदल जाता है। जैसा कि हमें मालूम है कि जो एक राशि है उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं और इन 2.25 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र 2 राशियों को ओवरलैप करते हैं। अब ये जो ओवरलैपिंग है इससे नक्षत्र एक ही है, लेकिन क्योंकि राशि बदल गई, भाव बदल गया, तो उससे उनका प्रभाव भी बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि एक नक्षत्र की बात करें तो उसके 4 पद होते हैं। यानी नक्षत्र को अगर हम मोटा मोटी समझें तो एक आदमी के चरित्र में कई आयाम होते हैं। किसी मामले में वो धर्म की बात करता है, न्याय की बात करता है, अपनी जिम्मेदारियों की बात करता है। किसी विषय में वो अपने धन संसाधन, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की बात करता है। और किसी क्षेत्र में आप देखेंगे कि वो अपने घरेलू या जो पारिवारिक माहौल है उसमें अपने भोग विलास की बात करता है। अगर इसी परिप्रेक्ष्य में देखें तो उसी व्यक्ति का एक और आयाम हो सकता है। वो आयाम होता है कि उसका दान, धर्म, पुण्य, दूसरों के लिए काम करना, जहाँ उसे मालूम है कि मेरा कोई ख़ास उसमें फ़ायदा नहीं है। यानी कि अगर हम एक लाइन में बोलें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं ये भी नक्षत्रों के ही विभाजन पर आधारित हैं। नक्षत्रों के देवता होते हैं, उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ पक्षी हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ वृक्ष हैं, उनकी कुछ शरीर में हमारे जुड़े हुए अंग हैं। यानी अगर हम बात करें, सपोज़ करिए कि आपका 8वें घर की बात जब भी आती है लोग बोलते हैं कि ये तो आपके निजी दोषों का भाव है, यहाँ पर आप असाध्य रोगों के शिकार हो सकते हैं, ये आपकी पैतृक संपदा का भाव है, लेकिन ये आपका आयु का भी भाव है। तो अब 8वें घर से क्या आपको आयु मिलेगी, आपको पैतृक संपदा मिलेगी, आपको शरीर में कोई रोग मिलेगा, क्या मिलेगा? ये जो मिलेगा वर्ड है, या जो आप देंगे, या जो आपके जीवन में कर्मों का एक बंधन है, उस कर्मों के बंधन को यही नक्षत्र ही बताते हैं। अब जैसे मान लिया कि मेष राशि है, मेष राशि में आते हैं 3 नक्षत्र। पहला है अश्विनी, भरणी और कृतिका का। कृतिका का एक पद उसमें आता है, 4 पद भरणी अश्विनी के, 4 पद भरणी के और 1 पद कृतिका का। अब यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र जो है अगर उसको देखा जाए तो वो अश्विन कुमारों का नक्षत्र है, जिन्हें कि देवताओं का वैद्य बोला जाता है। अब आपका जो भी ग्रह मेष राशि में है वो क्या जैसे वैद्यों के देवता के रूप में काम करेगा। यानी कि अगर अश्विनी नक्षत्र में पहले पद में कोई ग्रह आ जाए, यानी धर्म पुरुषार्थ में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ में बड़ा यश होता है। वो जिसकी मदद करता है उसका कल्याण हो जाता है। कह सकते हैं कि वो एक बहुत अच्छा हीलर हो सकता है। लेकिन वहीं अगर इसके पद बदल जाएंगे तो उसी भाव में जो बैठा ग्रह है उसका प्रभाव बदल जाएगा। ठीक ऐसे ही भरणी ग्रह है, भरणी नक्षत्र है। भरणी नक्षत्र में मान लिया कोई ग्रह आ गया तो भरणी नक्षत्र को और अश्विनी नक्षत्र को यम नक्षत्रों में बोला जाता है। सामान्यतः नक्षत्रों का 2 विभाजन किया गया है। एक है देव नक्षत्र जो कि आपकी कृतिका से लेके विशाखा तक हैं, और दूसरे हैं यम नक्षत्र जो कि आपके अनुराधा से लेके भरणी तक हैं। इन 2 नक्षत्र श्रृंखलाओं में जो ग्रह होते हैं उनका प्रभाव अलग अलग होता है। यदि नक्षत्र आपके देव नक्षत्रों में है तो ये आपके सामान्य जीवन, यानी कि जो जीवन आपसे निहित है, वर्तमान जीवन है, उससे संबंधित कई चीज़ों पर आपका प्रभाव देते हैं। आपके निजी सुख, साधन, भोग, कमाई धमाई, इसके बारे में इनका प्रभाव ज़्यादा नजर आता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई ग्रह यम नक्षत्र में है तो वो उच्च में बैठा है, कैसा भी बैठा हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक ऐसा रंग आएगा जो कि आपको इस वर्तमान दुनिया से परे की बात करेगा। यानी कि आपका जो वहाँ पर कार्य होगा वो इस वर्तमान जीवन से खिंचकर नहीं, कहीं और पीछे के जन्मों का खिंचा हुआ रूप होगा। मान लिया किसी का नक्षत्र आ गया अनुराधा में, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र को बोला भी गया कि अनुराधा में सब काम साधा, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुराधा के भी जो 4 पद हैं, 4 रूप हैं, उनमें कभी कभी आप देखेंगे कि आदमी के वैवाहिक जीवन में या आदमी के शरीर में कोई रोग, ऐसी संबंधित प्रॉब्लम अनुराधा नक्षत्र में जो ग्रह है वो लेके आ जाता है। तो ये जो ग्रह कौन सी समस्या लेके आएंगे, कौन सा फ़ायदा आपको देंगे, आपके अंदर क्या अच्छाई है, आपके अंदर क्या कमी है, इस अच्छाई और कमी को यही नक्षत्र ही कंट्रोल करते हैं।
तो जब तक आप नक्षत्र को नहीं समझेंगे तब तक आप पूरी कुंडली का सही ढंग से आकलन नहीं कर पाएंगे। तो अब आगे हम बताते हैं कि नक्षत्रों का प्रभाव हम कैसे कैसे देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका लगन कन्या राशि का है। कन्या राशि बुध की राशि है और ये छठवीं राशि कही जाती है। छठवीं राशि को अगर कालपुरुष में देखें तो ये रोग का, शत्रुत्व का, संघर्ष का, आपके डेली रूटीन का, आपकी सेवाओं का, आपके विवादों का, आपके जो छोटे मोटे रोज़मर्रा के रोग हैं उनका, आपके निजी जो कर्ज होते हैं उनका, कई चीज़ों के आयाम को ये छठा भाव निरूपित करता है, यानी ये छठवीं राशि। अब ये छठवीं राशि आपके लग्न में आ गई। लग्न कौन है? लग्न आप स्वयं हैं, लग्न आपका व्यक्तित्व है। अब इस कन्या राशि में भी 3 नक्षत्र आते हैं। एक नक्षत्र आता है आपका उत्तरा फाल्गुनी, दूसरा नक्षत्र आता है आपका हस्ता और तीसरा नक्षत्र आता है चित्रा। अब ये तीनों नक्षत्र अपने आप में अलग हैं। जैसे आप अगर उत्तरा फाल्गुनी की बात करें तो यह सूर्य का नक्षत्र है। इसमें अगर कोई ग्रह आ गया तो आपका जो जिम्मेदारियों का दायरा है वो कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। अब सूर्य तो इसका ग्रह का स्वामी हो गया। सूर्य कहाँ कुंडली में बैठा है, उसका इस भाव से क्या संबंध है, उसके आधार पर छठे भाव में जो बैठा ग्रह है, यानी कि जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा ग्रह है, उसका परिवर्तन बदल जाएगा। वहीं पर अगर वो हस्ता नक्षत्र में चला गया तो हस्ता नक्षत्र बोला गया है कि कलाकार का नक्षत्र है, क्योंकि ये हाथ को निरूपित करता है। जो मैजिशियंस होते हैं, जो जादूगर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जिनकी कलम में कह सकते हैं हाथों में ताकत होती है, उनके वो हो सकता है कोई बहुत अच्छा औजार हैंडल करते हो। मान लिया छठे नक्षत्र में आपका मंगल आ गया तो मंगल कर्ज को निरूपित करता है। अब ये कर्ज जो है, जरूरी नहीं कि हाँ बात अगर मंगल आ गया तो आप कर्ज के ही प्रभाव में आएँ। ये हो सकता है कि आपके हाथ में कोई ऐसा गुण दे दे कि आप अपने हाथों से अपने के हुनर की लोग काबिलियत करें। हुनर कौन सा? जिसमें आप अपने हाथों का प्रयोग करते हैं। हस्ता नक्षत्र क्या है? हाथ का सिंबल से माना गया है। यही चित्रा नक्षत्र में आ गया तो चित्रा नक्षत्र जो है उसका रूप अलग बदल जाएगा। इस प्रकार अगर देखें तो ग्रह को आप पहले तो देखिए राशि में क्या है, फिर उस ग्रह का कौन सा भाव पड़ता है। अगर मान लिया मैंने बोला ये छठवीं राशि आपकी कन्या राशि लग्न में है। अब यही अगर कन्या राशि आपकी चतुर्थ भाव में आ जाती तो चतुर्थ भाव आपका घर है, वाहन है, माँ का सुख है, इनका है, तो यहाँ पर जो छठी राशि है उसका कुछ तड़का लग जाएगा। यानी छठी राशि संघर्ष को गया तो हो सकता है आपको घर के मामले में संघर्ष करना पड़े। ये कर्ज की राशि हो सकता है आपको घर के मामले में कर्ज लेना पड़े। ये हो सकता है कि मकान से जुड़ी बात है तो हो सकता है आपके अंदर शिल्प कला हो। आपने देखा होगा जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, उनके क्या है, उनके तो हुनर हाथ का होता है। तो वो जो परसेप्शन से डिज़ाइनिंग करते हैं, प्रिज्यूम करते हैं, हो सकता है कि आप मकान के बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हो। तो यानी ये छठी राशि जहाँ पर जा रही है उसमें जो ग्रह है कौन से नक्षत्र में है, जब तक उस नक्षत्र को आप नहीं पकड़ेंगे, इसीलिए जन्म समय का बड़ा महत्व है। अब मान लिया कि आपका जन्म समय आपको कन्फ्यूज़न में है, घंटे आधे घंटे इधर उधर हो गया, तो हो सकता है कि आपका जो ग्रह है वो चित्रा नक्षत्र के बजाय हस्ता नक्षत्र में चला गया हो। तो अब कोई आपको चित्रा के हिसाब से बताएगा तो पता लगा वो तो आप बोलेंगे ये तो सब कुछ मेरे दिन में हो ही नहीं रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अगर खास करके कोई ग्रह बिल्कुल संधि पर हो, जैसे मैंने बोला 3 डिग्री 20 मिनट का है, अब मान लिया जो अंतर आ रहा है वो 3 डिग्री 19 मिनट का है, 3 डिग्री 21 मिनट का है, तो ग्रह तो बदल गया। तो आपने जो समय बताया उससे आकलन कुछ और निकलेगा, लेकिन एक्चुअल में आकलन कुछ और होगा, क्योंकि एक लग्न 2 घंटे का होता है। तो जो लग्न है 2 घंटे का, यानी 2 घंटे में 30 मिनट और 30 अंश आगे बढ़ जाता है। तो आप इसी हिसाब से सोचिए कि एक अंश की कीमत कितनी होगी, यानी एक अंश के समतुल्य समय क्या होगा। तो ये जो समय का परिवर्तन है इससे नक्षत्रों का फलन भी बदल जाता है। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका 10वें घर में कोई राशि आ रही है, 10वें कर्म की राशि है, हमारे रोज़मर्रा के दैनिक जो जिम्मेदारियां हैं उनकी राशि है। आप किस कर्म में संलिप्त रहेंगे, आजीवन कहाँ संलिप्त रहेंगे, वो 10वां भाव है। अब जैसे आप संतान के मामले में किस क्षेत्र में परेशान रहेंगे या किस क्षेत्र में आपको कार्य करना पड़ेगा, तो आप सप्तांश कुंडली का 10वां भाव देखिए। अपनी माता या अपने परिवार के बारे में आपको कहाँ लगे रहना पड़ेगा, कौन सा कर्म करना पड़ेगा, तो आप चतुर्थांश कुंडली का 10वां भाव देखिए। आप अपने प्रोफेशन में अपने जो संसाधन है उसको बनाने के लिए आप कहाँ संघर्ष करेंगे, कौन सा कर्म करेंगे, तो आप अब दशमांश कुंडली का 10वां भाव देखिए। जो विभिन्न कुंडलियाँ हैं उनके हर एक भाव में एक दशम भाव होगा। सबकी कुंडली में जितने सूक्ष्म कुंडलियाँ हैं सब में कोई ना कोई लग्न से लेके 12 यानी 12 भाव तक भाव होगा। तो वहाँ पर कौन सी राशि आ रही है, कौन सा ग्रह आ रहा है और वह ग्रह राशि कुंडली में किस नक्षत्र में है, उसके आधार पर यह पता लगेगा कि आप वहाँ पर किस क्षेत्र में प्रभाव करेंगे। जैसे जैसे आप नक्षत्रों को पकड़ेंगे, अब जैसे मान लिया कुछ नक्षत्र होते हैं ऊर्ध्वमुखी, कुछ होते हैं अधोमुखी, कुछ होते हैं त्रयमुखी। अब जो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र हैं ये
एक सामान्य अवधारणा है और अधिकतर मामलों में पाया भी जाता है कि जो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र हैं उनमें अगर कोई ग्रह है तो आपके जीवन को ऊंचाइयां देता है। अब लेकिन मान लीजिए कि कोई ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है और वो आपके मान लिया कि 12वें भाव में चला गया या 10वें भाव में चला गया या 11वें भाव में चला गया, तो अब 12वां भाव क्या है? निवेश का है, त्याग का है, संन्यास का है, आपके लंबे निवेश का भी है। तो हो सकता है कि वो ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र आपको इन क्षेत्रों में ऊंचाई दे, यानी आप अपने त्याग के लिए जाने जाएं। हो सकता है आपका निवेश ऐसा हो कि आपने तो उसको नहीं भोगा, आपकी पीढ़ियों ने उसको भोगा। तो ऊपर तो वो लेके गया, लेकिन क्या आपको निजी रूप में लेके गया या नहीं लेके गया, इसके लिए ग्रह का भाव भी देखना ज़रूरी है और वहाँ पर राशि का भी देखना ज़रूरी है। और फिर मैंने बात की नक्षत्र की, तो राशि है तो वहाँ कोई ना कोई तो नक्षत्र होगा, 2.25 नक्षत्र में एक ना एक तो नक्षत्र आएगा। इस प्रकार अगर देखें तो कुछ नक्षत्र तामसिक होते हैं, कुछ सात्विक होते हैं, कुछ राजसिक होते हैं। अब नक्षत्र अगर तामसिक है तो ऐसा व्यक्ति, उसकी जो प्रवृत्ति होगी, उस ग्रह से संबंधित जो प्रवृत्ति होगी वो थोड़ी तामसिक होगी। तामसिक का मतलब क्या होता है? लालच। तामसिक का मतलब होता है जीतना। तामसिक का मतलब होता है कि जो संघर्ष है उसकी पराकाष्ठा तक जाना। उस समय आदमी ये भूल जाता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारे कहाँ कहाँ आएंगे। अगर यही रजासिक ग्रह है तो अगर यही रजासिक नक्षत्र है तो क्या होगा कि आदमी का जो ध्यान होगा उस ग्रह से संबंधित क्षेत्रों में, हर एक ग्रह का एक संबंधित क्षेत्र है। जैसे मैंने बताया, मंगल का क्षेत्र क्या है? कर्ज है। मंगल का क्षेत्र यात्राएं हैं। मंगल का क्षेत्र हथियार है। मंगल का क्षेत्र काटपीट है। मंगल का क्षेत्र लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है। मंगल के ही क्षेत्र में आपके जो ये पहाड़ पर्वत आते हैं वो है। मंगल के क्षेत्र में जो ज़मीनें बंजर होती हैं उनका है, जो लोग प्लाटिंग करते हैं, जो जिस पे घर बनता है, ऐसे ज़मीनों को भी मंगल से जोड़ा जाता है। तो अब ये मंगल के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में आप मान लिया कि आपका ग्रह जो है वो ऐसे जगह फंस रहा है जहाँ पर कि वो रजासिक तत्व में है। तो हो सकता है कि आप ज़मीन के मामले में रजासिक रूप से, रजासिक का मतलब क्या होता है कि हमें वर्तमान में जो कुछ कमाना है फटाफट कमाना है और फटाफट भोगना है। आदमी इसको भविष्य के लिए ज़्यादा दूर तक नहीं सोचता है, या उसका कह सकते हैं मुख्य जो क्षेत्र है। अब जिसे इन चीज़ों को रजासिक, तामसिक और सात्विक को आप 2 लाइन में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक जो शाब्दिक अर्थ है रजासिक का मतलब राजा की तरह रहना। राजा की तरह रहना मतलब आपके पास सुख साधन बुद्ध, यानी आपका ध्यान वहाँ पर इस तरह से होगा। अगर हम सात्विक की बात करें तो सात्विक का मतलब क्या हुआ? सात्विक व्यक्ति के अंदर लालच नहीं होता है। सात्विक व्यक्ति का जिस क्षेत्र में काम करेगा उसको लगता है कि ठीक है, हमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आगे को मिलेगा, किसी और को मिलेगा। मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो पड़ोसी को तो हो रहा है, कोई बात नहीं, फ़ायदा तो हो रहा है। उसका ये मतलब कतई नहीं होता है कि वो केवल अपने ही बारे में सोचे। अपने बारे में सोचते हैं केवल तामसिक प्रवृत्ति के लोग। रजासिक प्रवृत्ति के लोग, उनको दूसरों से उतना ज़्यादा कह सकते हैं, उनको गिराने या उनसे उनकी जो उन्नति है उससे उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उसको देख के बल्कि मोटिवेट होते हैं, उससे नेगेटिवली नहीं जाते। लेकिन तामसिक मामलों में ये उल्टा भी पड़ जाता है। तो इस तरह से जो ग्रह है उसकी राशि, भाव, नक्षत्र में वो ऊर्ध्वमुखी है, रजासिक नक्षत्र है। उस नक्षत्र के जो देवता कौन है, हर एक, मान लिया कि किसी के देवता हैं हमारे आदित्य, स्रोत यानी आदित्य यानी मित्र, जैसे मित्र हैं एक देवता हैं, सूर्य का रूप है जो द्वादश आदित्य हैं। अब कोई जो नक्षत्र, जो ग्रह इस नक्षत्र में जिसका देवता मित्र हैं, तो क्या होगा कि उसके अंदर सूर्य के वो जो मित्र रूप हैं उसके गुण आ जाएंगे। अगर वहीं पे कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनके की जो वो जिनके देवता जो हैं वो राक्षस हैं, या कह सकते हैं वो उन्हें ज़्यादातर राक्षसों के यहाँ जोड़ के शिव के गणों से देखा गया है। जैसे अहिर बुधियान है। अहिर बुधियान नक्षत्र ऐसा है कि ये अगर कहीं 11वें, 10वें, 12वें भाव में आ गया तो ऐसे लोग समाज में बहुत ऊंचा स्तर प्राप्त करते हैं। हो सकता है उनकी खुद की ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हों, लेकिन बाहरी दुनिया में उनका बड़ा नाम होता है। उनके काम ऐसे होते हैं कि उनको हज़ारों लोग जानते हैं। तो ये जो भाव, नक्षत्र, राशि है, इनको सबको आपको एक साथ देखना होगा। अब यहीं पर नक्षत्रों के साथ साथ ये भी बात आती है कि अब नक्षत्र, मान लिया जैसे लोग बोलते हैं कि राहु और गुरु की युति हो गई तो गुरु चंडाल योग है। लेकिन जब युति की बात होती है तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि वो युति क्या एक ही नक्षत्र में हो रही है? अगर एक नक्षत्र में हो रही है तो क्या एक ही पुरुषार्थ में हो रही है? अब अगर मान लिया राहु की युति जो है एक ही पुरुषार्थ में हो गई तो मतलब लगभग जो ग्रह है वो 1.5 डिग्री के अंदर ही होगा। यानी अगर किसी का अंश 27 डिग्री है तो अगले वाले का अंश 28 हो सकता है या 26 हो सकता है। तो यहाँ पर जिस नक्षत्र में युति हो रही है, उस नक्षत्र के किस पुरुषार्थ में युति हो रही है, वहाँ पर उस ग्रह का प्रभाव आएगा। लोग राहु के नाम से डर जाते हैं, लेकिन अब आप देखिए, अगर मान लिया राहु आपका
काम पुरुषार्थ में युति कर रहा है तो वो आपके लिए फायदे की बात भी हो सकता है ना। हो सकता है शरीर में कोई समस्या आ जाए, क्योंकि काम का सीधा संबंध हमारे भोग से है, तो हम गलत चीज़ों का व्यसन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पर किसी ग्रह की, अब युति में ये भी देखना है। अब मान लिया कि कोई नक्षत्र है जो कि काम पुरुषार्थ में है, दूसरा अर्थ पुरुषार्थ में है, तो जो ग्रह काम में है, जो अर्थ पुरुषार्थ में है, वो युति से दोनों का क्षेत्र का प्रभाव अलग होगा। अब जैसे मान लिया कि किसी ग्रह की युति में एक ग्रह, मान लीजिए कि मंगल जो है वो काम पुरुषार्थ में है और शुक्र आपका अर्थ पुरुषार्थ में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि शुक्र के जो अर्थ वाले गुण हैं, यानी कि आपके संसाधन पैदा करने के, व्यवसाय के, धन कमाने के रास्तों के, संसाधन जुटाने के रास्तों के, वो क्षेत्र आपके शुक्र से प्रभावित होकर मंगल पर असर डालेंगे। अब मंगल क्या है? काम पुरुषार्थ है, यानी हो सकता है कि आप अपने काम में इतने तल्लीन हो जाएं कि मंगल आपके शरीर की मांसपेशियां हैं, आप अपने मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब चिकित्सा ज्योतिष की बात होती है तो वहाँ पर यह भी देखा जाता है कि जो ग्रह किसी दूसरे ग्रह को पीड़ित कर रहा है वो कौन से नक्षत्र में है और किस अंश पर है, क्योंकि अंश से उसका पुरुषार्थ बदल जाता है, और जब पुरुषार्थ बदल जाता है तो उसका प्रभाव बदल जाता है। इसीलिए नाड़ी ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। नाड़ी ज्योतिष में हमेशा जो त्रिकोण में होते हैं, जो 1, 5, 9 भाव पढ़ते हैं, उन भावों में जो ग्रह होते हैं उनको ये माना जाता है कि वो एक साथ बैठे हैं। तो में 1, 5, 9 में हम मान लेते हैं कि एक में राहु है, 5 नंबर में सूर्य है और 9 नंबर में आपके गुरु हैं। लेकिन यहाँ पर एक वाले में राहु का अंश कम है, दूसरे वाले में राहु का अंश ज़्यादा है, एक में सूर्य का अंश कम है तो अगले वाले ग्रह का ज़्यादा है। यानी कि अगर अंश बदल गए तो यहाँ पर ये होगा जैसे आपने लाइन लगा रखी है, आपके सामने एक बहुत मजबूत आदमी खड़ा है, या हो सकता है दूसरे आदमी ने लाइन लगाई लेकिन उसके पीछे कोई मजबूत आदमी खड़ा है। अब ये दोनों में फ़र्क हो जाएगा। अगर आपके सामने मजबूत आदमी खड़ा है तो आपको आगे बढ़ने में दिक्कत आएगी, अगर आपके पीछे कोई मजबूत खड़ा है तो आपको वो आगे धक्का दे सकता है। तो यहाँ पर ये भी देखना पड़ता है कि जो ग्रह युति कर रहे हैं क्या वो आपके लिए बाधक हैं या आपके लिए साधक हैं। तो ये फ़र्क कैसे पड़ता है? अंश में उनकी युति कैसी है। त्रिकोण में अगर वो हैं तो उनके अंश को आप खास करके ध्यान रखिए, क्योंकि त्रिकोण के ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और जब ये प्रभाव की बात आती है तो हमें यहाँ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो अंश होते हैं उन अंशों का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंशों से पुरुषार्थ बदल जाते हैं इस प्रकार। और ये अब यहीं पे हो सकता है कि मान लिया कि एक ही, जैसे मैंने बताया कि अश्विनी में मैंने आपको बताया मेष राशि में 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका। यहाँ पर एक के 4 पद, दूसरे के 4 पद और एक का 1 पद है। लेकिन अगर वहीं वृष राशि की बात आ जाए तो वहाँ पर कृतिका के 2 पद हैं। पहले वाले में अश्विनी के शुरू में ही 4 पद थे, यानी कि अगर कोई ग्रह 0 से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है तो उसमें अश्विनी नक्षत्र के 4 के 4 पद आ गए। एक ही राशि में जो नक्षत्र है उसके जो ग्रह है उसके अंश, और दूसरी राशि में जो नक्षत्र पड़ रहा है और उसके समतुल्य अंश में कौन सा ग्रह है, दोनों का प्रभाव बदल जाता है। इसी प्रकार हर नक्षत्र की एक जाति होती है। अब मान लिया किसी नक्षत्र की जात कसाई है। अब कसाई क्या चीज़ है? आप जानते हैं कसाई क्रूर होता है, उसके अंदर दया भाव नहीं होती है। तो अगर कोई नक्षत्र ऐसा है जो कोई ग्रह ऐसा है जो इस नक्षत्र में है जिसकी जाति कसाई है, तो उस नक्षत्र का व्यवहार यानी उस ग्रह का व्यवहार उस कसाई के तो समतुल्य होगा। अब जैसे आप देखिए कोई पुलिस वाला है, अगर वो दया भाव दिखाने लगे, वो मुजरिमों के साथ सदृढ़ता से बर्ताव करे, तब तो मुजरिम का हो गया कल्याण। उसका तो जो कल्याण होगा, लेकिन मुजरिम का तो ज़रूर हो जाएगा। तो क्या उसके लिए ये अपेक्षा की जाए कि वो उसके साथ नरम व्यवहार करे? तो अब ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे, एक पुलिस वाले को लोग बोलते हैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और दूसरे वाले को बोलते हैं वो तो भाई गाय है। तो ये नक्षत्र में किस पशु से या किस जाति से वो प्रेरित है ग्रह, उसके हिसाब से उसका व्यवहार बदल जाता है। तो इसी प्रकार मान लिया विवाह की बात आती है, विवाह में भी लोग बोलते हैं कि मंगल दोष है, कुछ दोष है। अब जो दोष है उसमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो जो मंगल है वो किस नक्षत्र में है, क्रूर नक्षत्र में है, तामसिक नक्षत्र में है, वो यम नक्षत्र में है। अगर यम नक्षत्र में है, क्रूर नक्षत्र में है, तामसिक नक्षत्र में है और मंगल के शत्रु नक्षत्र में है, या मंगल की मतलब जो मंगल का नेचर है, मंगल का नैसर्गिक रूप है, उसके विरोधाभासी नक्षत्र में है, तो आपके लिए शादी में समस्या देगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि भाई मंगल वो जो मंगल दोष दिखा रहा है उसका नक्षत्र बदल गया। मंगल का हो सकता है मंगल का खुद का नक्षत्र हो, या जो उस नक्षत्र के देवता हैं उसका जो है मंगल वो उनके मित्र माने जाते हों। जैसे आदित्य हैं, सूर्य और मंगल को हनुमान बोला गया है, सूर्य को राम बोला गया, ये दोनों मित्र हैं। तो यदि मंगल सूर्य के नक्षत्र में है या मंगल का जो नक्षत्र में है वो उसके देवता सूर्य के कोई द्वादश आदित्य हैं, तो मंगल का प्रभाव बदल जाएगा।
वहाँ पर वो मंगल देव आपके लिए शादी में बाधा नहीं लाएगा। इसी प्रकार हो सकता है कोई नक्षत्र अपने ही, मान लिया शनि अनुराधा नक्षत्र में खुद के नक्षत्र में हो, लेकिन शनि का जो प्रभाव है वो अनुराधा नक्षत्र का थोड़ा विपरीत है। तो हम ये सोच के कि हाँ नहीं शनि अपने ही नक्षत्र में है तो अच्छा फल देगा, तो ये गलत फहमी है। तो जब भी आप, बहुत से लोग हैं अपने आप आजकल यूट्यूब पर या वैसे देख के अपनी कुंडलियाँ देखते हैं और अपने मन में भ्रम पाल लेते हैं, अरे भाई मेरा ग्रह तो 8वें भाव में चला गया, मेरा ग्रह तो 12वें भाव में चला गया, वहाँ तो मुझे संन्यास हो जाएगा, मेरा ग्रह तो यहाँ चला गया, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम, अगर आप नक्षत्रों के सूक्ष्म स्तर तक नहीं जानते हैं तो पहले पढ़िए नक्षत्रों को। नक्षत्र के लगभग 24 वर्गीकरण हैं, मतलब एक नक्षत्र के 24 से 30 गुणधर्म होते हैं। उन गुण धर्मों के आधार पर उसका आकलन किया जाता है। इसी प्रकार नक्षत्रों के जो देवता होते हैं उनकी आराधना से आपको उस ग्रह के अच्छे फल और ख़राब फल दोनों का प्रभाव कैसे हम मेंटेन करते हैं वो होता है। हर एक नक्षत्र का एक नैसर्गिक बीज मंत्र है, आप उस बीज मंत्र को पढ़े समझिए। तो जो उपाय होते हैं वो इन्हीं नक्षत्रों से निकल के आते हैं। एक ही राशि में बैठे हुए एक ही नक्षत्र ग्रह के लिए अलग अलग बीजाक्षर के मंत्र दिए जाते हैं, अलग अलग देवताओं के मंत्र दिए जाते हैं। तो ये जो इनका चुनाव होता है ये कहीं ना कहीं उस नक्षत्र से जुड़ा होता है। तो आप जब तक नक्षत्रों को नहीं समझेंगे या नक्षत्रों को अपनी आकलन में नहीं शामिल करेंगे तब तक आपका जो आकलन है वो पूरी तरह से अधूरा है। कह सकते हैं कि लगभग जो आपका आकलन होगा वो 20 से 25% तो सही हो सकता है, लेकिन 75% सही नहीं होगा। तो आप पहले नक्षत्रों को समझिए, राशियों को समझिए, भाव को समझिए। इनको समझने के बाद फिर आप सोचिए कि क्या जो आप विश्लेषण करवा रहे हैं या जो आपको बताया जा रहा है वो कितना सत्य है। अभी हम बीच में हमने आपको कुछ कुंडलियाँ दिखाई, उसमें हमने आपको दिखाया भी कि कौन सा नक्षत्र ऊर्ध नक्षत्र में है, कौन सा नक्षत्र यम नक्षत्र का है, उसका भाव कौन सा है, उसके हिसाब से उसके प्रभाव कैसे आएंगे। क्योंकि ये अभी आरंभिक कड़ियाँ हैं तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट को समझ लें। क्योंकि अगर मैं आपके सामने कोई कुंडली विश्लेषण प्रस्तुत करूँगा तो वहाँ पर एक एक चीज़ को बता पाना मुश्किल होता है। तो अब अगर आप मान लिया मैं वहाँ किसी नक्षत्र का नाम लिया तो उस नक्षत्र के बारे में अगर थोड़ा मोटा मोटी आपको आइडिया है तब जो मैं आपको बताऊँगा या जो समझाऊँगा आप उसको समझ पाएंगे। सिंपली किसी ने बोल दिया राहु केतु की युति है तो ये हो जाएगा, मंगल सूर्य की युति है तो वो हो जाएगा, शुक्र राहु की युति है तो ये हो जाएगा, आप इससे भ्रमित कभी मत हों। और अगर भ्रमित हैं तो जो जानकार लोग हैं उनसे आप संपर्क करिए। बहुत से ज्ञानी लोग हैं, आपके गाँवों में भी अच्छे अच्छे ज्योतिषी मिल जाते हैं। वो यूट्यूब पे नहीं है लेकिन उनका ज्ञान हमसे भी कहीं बेहतर हो सकता है। तो आप किसी समझदार व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति से उसको, लेकिन अपने मन में कभी भी भ्रम पाल के मत रहिए। हो सकता है कि जो आपको समस्या दिख रही वो हो ही नहीं, क्योंकि आपने कुंडली विश्लेषण की उन गहराइयों को परखा ही नहीं। तो आगे आप इसको समझने का और मैं अपनी तरफ से इसको समझाने का प्रयास करूँगा। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर हमारा विषय समझ में आ रहा हो, हमारा तरीका समझ में आ रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप सबका दिन शुभ हो, सभी का दिन मंगलमय हो। आप सबका धन्यवाद। ओम गुरुवे नमः।